मेरा नाम रोनित शर्मा है और मेरी आयु 22 वर्ष है। मेरी जीवन पुस्तक का आरंभ कुछ दुखद था, क्योंकि मेरे माता पिता ने कम उम्र में ही इस संसार को अलविदा कह दिया था। तब से मेरा लालन पालन मेरे प्यारे मामा मामी के घर में हुआ है, जो मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। मेरे मामा जी निरंजन दास एक सफल व्यवसायी हैं और लंदन में अपनी दूसरी पत्नी अनुष्का के साथ रहते हैं। उनका भारत आना कम ही होता है, परंतु वे आर्थिक रूप से हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और समय पर आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम सब उत्तर भारत के पवित्र नगर हरिद्वार में रहते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी आध्यात्मिकता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हमारे घर को मोहल्ले वाले शर्मा आश्रम कहते हैं, क्योंकि यह केवल एक घर नहीं बल्कि एक पनाहगाह है, जहाँ प्रेम और अपनत्व का गहरा बंधन है। मेरी मामी जी देवकी देवी 47 वर्ष की हैं और उनका व्यक्तित्व प्रेम, सहनशीलता और सुलझी हुई बुद्धि से परिपूर्ण है। वे एक प्रोफेसर हैं जिनका दिन विश्वविद्यालय के लेक्चर्स और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में व्यतीत होता है। उनकी 4 बेटियां हैं और एक मैं उनका भतीजा। हमारी कजन्स प्रीति, साक्षी और रोहिणी सभी की सभी मामी जी की तरह पतली, सुडौल और चंद्रमा जैसी सुंदर हैं। उनकी रंगत दूध जैसी गोरी चिट्टी है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। सबसे बड़ी कजन प्रीति 24 वर्ष की है और परिवार में एक बड़ी बहन की भूमिका निभाती है। वह बहुत समझदार और जिम्मेदार है। उसके बाद मैं रोनित 20 वर्ष का साहबजादे के रूप में परिवार में सबका लाडला हूँ। मेरी छोटी कजन साक्षी 19 वर्ष की है और सबसे छोटी रोहिणी 18 वर्ष की है। ये तीनों मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हैं, विशेष रूप से साक्षी। हमारा घर एक बहुत बड़ा 3 मंजिला आश्रम नुमा है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर विस्तृत और हवादार कमरे हैं। तीसरी मंजिल मेहमानों के लिए आरक्षित है, जहां अक्सर दूर दराज से आए रिश्तेदार या आध्यात्मिक गुरु निवास करते हैं। पहली मंजिल पर एक विशाल प्रार्थना कक्ष है, जहां सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। इसके अतिरिक्त एक आरामदायक बैठक कक्ष, लिविंग रूम, एक आधुनिक रसोई किचन, एक अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम और कई शयन कक्ष, बेडरूम हैं। मामी जी ने भूतल, ग्राउंड फ्लोर पर अपना ठिकाना बनाया है, क्योंकि उन्हें बार बार सीढ़ियां चढ़ना और बच्चों का शोर शराबा पसंद नहीं। हम सबके कमरे दूसरी मंजिल पर हैं, जहां हमारी अपनी छोटी सी दुनिया बसी है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। घर में केवल 3 आधुनिक फ्लैट स्क्रीन टीवी हैं। एक प्रार्थना कक्ष में, जहां शाम को भजन और कीर्तन होते हैं। दूसरा मामी जी के कमरे में, जहां वे दिन भर की थकान के बाद समाचार देखती हैं। और तीसरा मेरे कमरे में। मेरे कमरे में टीवी की उपस्थिति का विशेष कारण यह है कि मुझे इसके बिना नींद नहीं आती। सारी रात उसकी धीमी ध्वनि मेरे लिए लोरी का काम करती है। मैं टीवी के शोर से जरा भी परेशान नहीं होता। मेरा कमरा बाकी कमरों से बड़ा है और वैसे भी हमारे परिवार में लड़कों को हमेशा कुछ विशेष महत्व प्राप्त रहा है और मैं सबका चहेता हूँ। साक्षी मेरी सबसे प्यारी कजन है। वह तो मेरी हर बात मानती है, मेरा हर कहना सिर आंखों पर रखती है। आधी रात को भी पानी मांगूं तो उठकर ले आती है। वह अपना सारा समय मेरे आसपास ही बिताती है, जैसे मेरी परछाई हो। वह मुझे बच्चों की तरह संभालती है, मेरी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती है। पर वह अधिकतर अपने कमरे में ही रहती है, अपने पसंदीदा नॉवेल्स पढ़ती है या फेसबुक पर व्यस्त रहती है। रोहिणी जरा शरारती है और प्रीति की पक्की चमची है। हमारी हर शरारत की खबर मामी जी को वहीं लगाती है। मामी जी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनका दिन व्यस्तता से भरा होता है, इसलिए हमें उनके साथ अधिक समय नहीं मिल पाता। खाना और घर के सारे काम हमारी प्यारी सहायिका गंगा देवी संभालती हैं। उनका पूरा नाम गंगा देवी है, लेकिन हमने प्यार से उन्हें गंगा कहना शुरू कर दिया है। गंगा बहुत प्यारी है। जब वह तैयार होती है तो कोई कह नहीं सकता कि वह एक घरेलू सहायिका है। वह एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखती है, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि उसका पति एक नंबर का आवारा और जुआरी है। इसी कारण वह बेचारी अपने और अपने बच्चों के लिए काम करती है। मामी जी ने उन्हें स्थायी रूप से रखा हुआ है। वह केवल हमारे घर में काम करती हैं और कहीं नहीं। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है और जब मामी जी को शहर से बाहर जाना होता है तो वे उन्हें रात रुकने को कह जाती हैं। यदि किसी दिन मामी जी की तबीयत ठीक न हो या कोई और समस्या हो तो गंगा रात भर हमारे घर में रहकर सब संभालती हैं। गंगा की आयु अधिक नहीं है, यही कोई 30 के करीब है। मामी जी को गंगा पर बहुत भरोसा है और घर का सारा इंतजाम उन्हीं के हाथ में है। हम भी अपने हर काम के लिए उसे ही आवाज लगाते हैं। गंगा की वजह से मामी जी और मेरी कजन्स को घर के कामों की कोई फिक्र नहीं रहती।
वे जब चाहें सोएं, जब चाहें उठें। ये है हमारे परिवार और हमारे घर का सुंदर वातावरण। घर में मुझे एकांत का एहसास कम ही होता था। हमारा गृह कार्य और अध्ययन अक्सर अध्ययन कक्ष में एक साथ होता था। साक्षी तो मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं थी। उसका कमरा बस नाम का था। वह रहती मेरे कमरे में ही थी। मेरा जीवन मेरी कजन्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। किसी लड़की से दोस्ती हो भी जाती तो उससे खुलकर बात करना मुश्किल होता, क्योंकि मेरी बहनें हर वक्त मेरे आसपास होती थीं। कहने को सबको अपनी निजता चाहिए थी। सबके अलग कमरे थे, लेकिन हम अक्सर साथ ही रहते थे। विशेष रूप से रात गए तक मेरे कमरे में सब बैठते थे। प्रार्थना कक्ष का टीवी जल्दी बंद करना पड़ता था, क्योंकि उसकी आवाज मामी जी के कमरे में जाती और उन्हें परेशानी होती। फिर जिसे भी टीवी देखना होता, सीधा मेरे कमरे में आ जाता। हम आपस में काफी खुले दिल से बात करते थे। हंसी मजाक चलता रहता था। प्रीति मेरे साथ हंसते हुए अक्सर पूछती, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तुम बड़े हो गए हो, कब तक बच्चे बने रहोगे? बाहर निकलो, कोई डेट शेट करो। हमारे घर में भी कोई शिकायत आए तो पता चले कि हमारे घर में भी कोई शरारती लड़का है। एक रात बातों बातों में मुझे नींद आ गई और मैं सुबह देर से उठा। जब आंख खुली तो देखा साक्षी मेरे बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें टीवी पर जमी थीं। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। साक्षी बोली, रोनित, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं यह शब्द सुनकर चौंका नहीं, क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड का अर्थ पता था, लेकिन मैं साक्षी के मुंह से उसकी व्याख्या सुनना चाहता था। साक्षी को इस तरह खुलकर बात करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जरा सा हंसते हुए कहा, ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? साक्षी ने हंसते हुए कहा, ओहो रोनित, किस दुनिया में रहते हो? तुम्हें गर्लफ्रेंड का नहीं पता? मैंने मुस्कुराते हुए शरारत की। हाँ, मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। साक्षी एकदम से चौंक गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और बोली, वाह रोनित, सच में? कौन है? मुझे बताओ ना, प्लीज प्लीज। क्या नाम है उनके? उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी उत्तेजना छुपाई। मैंने जरा देर ठहराव किया, उसके चेहरे के हाव भाव देखता रहा, फिर आराम से कहा, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम है प्रीति और दूसरी का साक्षी है। कुछ देर कमरे में खामोशी छा गई। हम दोनों टीवी देखते रहे। फिर साक्षी ने धीरे से, जरा हिचकिचाते हुए कहा, रोनित, मैं आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों हूं? पहली क्यों नहीं? प्रीति पहली क्यों? इस प्रश्न ने मुझे अंदर तक हिला दिया। साक्षी के लहजे में ईर्ष्या की एक धीमी सी लहर थी, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। प्रीति पहली क्यों? यह सवाल सुनकर मुझे अच्छा भी लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। साक्षी ने और प्रश्न किया, क्या मैं प्रीति जितनी प्यारी नहीं हूं? क्या आपको प्रीति मुझसे ज्यादा पसंद है? उस पल साक्षी मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पहला प्यार हो रहा हो। उसका मासूम ईर्ष्या और उसकी गहरी नजरें मेरे दिल में उतर गईं। मैं अचानक उठा और स्नानघर वॉशरूम की ओर चला गया। जब वापस कमरे में आया तो देखा साक्षी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर गहरी सोच में डूब गया। उस दिन जैसे कुछ ही पल में मेरे जीवन का हर रंग बदल गया था। मुझे साक्षी में अब सिर्फ एक कजन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, जिससे मुझे सच्चा प्यार हो रहा था। लेकिन फिर एक परेशान करने वाली सोच ने घेरा। अगर साक्षी ने मामी जी को बता दिया तो मामी जी तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। साक्षी का यह प्रतिक्रिया, उसका अचानक खामोश होकर कमरे से चले जाना, मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वह यह बात किसी को बताएगी या नहीं। मेरा दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। इतने में कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रोहिणी दहाड़ती हुई कमरे में आई और बोली, रोनित, अभी भी सो रहे हो? कब से सब आपका भोजन की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। नीचे आओ। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूं। रोहिणी ने बिना कोई ढिलाई दिखाए कहा, नहीं सॉरी रोनित, मैं यह नहीं कर सकती। प्रीति का आधिकारिक आदेश है कि मैं आपको अपने साथ आपका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आऊं। और सच में रोहिणी ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचती हुई मुझे नीचे भोजन की मेज पर ले आई, जहां सब बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं भोजन की मेज पर पहुंचा तो सबकी नजरें मुझ पर थीं। साक्षी ने तो मेरी तरफ देखकर तुरंत नजरें झुका लीं। प्रीति मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्या रोनित, हम सबको भूखा मारने का इरादा है? इतनी देर क्यों लगा दी? प्रीति की बातें सुनकर और उनका इतना सामान्य व्यवहार देखकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मेरी जान में जान आई। मैंने भी ऐसे ही सामान्य दिनचर्या की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे वाकई कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी बैठकर सबके साथ दोपहर का भोजन करने लगा। हमारी प्यारी गंगा देवी हम सबको भोजन परोस रही थीं। अचानक गंगा ने साक्षी से पूछा, साक्षी, तुम क्यों इतनी खामोश हो आज? कब से नोट कर रही हूँ, खाना खा रही हो या बस प्लेट में फेर रही हो? इधर हमारी तरफ भी देखो।
कोई गपशप लगाओ। कोई परेशानी है तो बताओ। साक्षी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। नहीं गंगा जी, बस आज कुछ नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए, और ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैंने शरारत से कहा। हाँ साक्षी, इतनी चुपचाप? भगवान खैर करे, ये तो कयामत की निशानी है। इस बात पर हम सब हंसने लगे और साक्षी भी सामान्य दिनचर्या में गपशप करने लगी। गंगा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वह हमारी घरेलू सहायिका है, लेकिन उनकी व्यक्तित्व, बात करने का तरीका और पहनावा उन्हें किसी काम वाली से ज्यादा एक परिवार के सदस्य का रूप देता है। वह एक अच्छे परिवार से हैं, बस थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं। उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और उनका पति एक नंबर का जुआरी है। इसी कारण वह बेचारी अपने और अपने बच्चों के लिए काम करती है। मामी जी ने उन्हें स्थायी रूप से रखा हुआ है। वह केवल हमारे घर में काम करती हैं और कहीं नहीं। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है। जब मामी जी को शहर से बाहर जाना होता है तो वे गंगा को रात में रुकने का कह जाती हैं। यदि किसी दिन मामी जी की तबीयत नासाज हो या कोई और मजबूरी हो तो गंगा रात भर हमारे घर में रहकर सब कुछ संभालती है। गंगा की आयु अधिक नहीं है, यही कोई 30 के करीब है। मामी जी को गंगा पर बहुत भरोसा है और घर का सारा इंतजाम उन्हीं के हाथ में है। हम भी अपने हर काम के लिए उसे ही आवाज लगाते हैं। गंगा की वजह से मामी जी और मेरी कजन्स को घर के कामों की कोई फिक्र नहीं रहती। वे जब चाहें सोएं, जब चाहें उठें। ये है हमारे परिवार और हमारे घर का सुंदर वातावरण। अध्याय 3, युद्ध का मैदान और प्रेम की परीक्षा। दोपहर के भोजन के बाद मैंने सबसे कहा, मैं तो चला दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। प्रीति ने मुझे खबरदार किया, 2 घंटे से पहले घर वापस आना। मैंने मुंह बनाया, ओहो, 2 घंटे तो कुछ भी नहीं होते। खेल में मजा आने लगे तो समय का पता ही नहीं चलता। साक्षी ने मुझे बचाते हुए कहा, चलो बेचारे को 3 घंटे तो दो। फिर मैं खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। खेल में समय का पता ही नहीं चला, कब शाम हो गई। अंदाजा था कि मुझे काफी देर हो गई है, पर खेल बीच में तो नहीं छोड़ सकता था ना। जैसे ही खेल समाप्त हुआ मैं घर को भागा। मुझे पता था कि प्रीति से डांट पड़ेगी और शायद मामी जी को भी शिकायत हो चुकी होगी। मैं घर पहुंचा। प्रीति अपने अध्ययन कक्ष में रोहिणी को पढ़ा रही थी। साक्षी नजर नहीं आ रही थी। गंगा रसोई में रात का भोजन बना रही थी। बर्तनों की हल्की आवाजें आ रही थीं। अध्ययन कक्ष से प्रीति की जोशीली आवाज आई, रोनित, यहाँ आओ। प्रीति दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी और बेचैनी थी। मैं मुस्कुराते मन के साथ बोला, हो प्रीति, हो जाता है, खेल में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। प्रीति ने एक तरफ हटकर अंदर आने का इशारा किया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। रोहिणी भी मौजूद थी। रोहिणी ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, रोनित, आज आपकी खैर नहीं। प्रीति कब से इतनी परेशान हो रही है और अभी मामी जी भी आकर आपका पूछ कर गई हैं। प्रीति ने आपको बचा लिया झूठ बोलकर कि आप उसके किसी काम से गए हो। अब प्रीति से पिटाई होगी। वह हंसने लगी। प्रीति ने रोहिणी को डांटा, रोहिणी, तुम इतनी न्यूज रिपोर्टर ना बना करो, चुपचाप अपना गृह कार्य पूरा करो। रोहिणी ने तुरंत अपनी किताब खोल ली और पढ़ने लगी। मैं दीवार के सहारे खड़ा था। प्रीति मेरे सामने आई और बोली, इधर मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने नजरें उठाईं और प्रीति की गहरी भूरी आंखों में देखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे 2 प्रेमी एक दूसरे की आंखों में डूब रहे हों। प्रीति तो मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं किसी और ही दुनिया में था। दिल चाह रहा था कि प्रीति बस इसी तरह समझाती जाए और मैं यूं ही उसके साथ खड़ा रहूं और समय रुक जाए। उसकी निकटता, उसकी आवाज मुझे किसी और ही हाल में ले गई थी। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में आया, तरोताजा हुआ और बिस्तर पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और गंगा अंदर दाखिल हुई। उसने आज गुलाबी रंग का एक सुंदर सूट पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। वह मेरे कमरे की सफाई करने लगी। मेरा दिल मचल उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, गंगा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। गंगा कुछ न बोली, बस उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट देखी गई और उसने झटके से हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा कि गंगा किसी को मेरी शिकायत ना लगा दे। फिर मैं नीचे भोजन की मेज पर रात के खाने, डिनर के लिए आया। साक्षी भी मेरे पीछे पीछे आ गई। गंगा से सामना हुआ तो वह किसी चोर की तरह नजरें चुरा रही थी। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। डिनर के दौरान भी वह मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। प्रीति बहुत तेज थी, उसने यह बात नोट कर ली। प्रीति ने मुझसे मजाक में कहा, तुम किसी खास मिशन पर हो आजकल? मैंने हंसते हुए कहा, जी, बहुत बड़ा मिशन है मेरा। मामी जी ने भी इसमें शामिल होकर पूछा, मुझे भी तो पता चले कौन सा मिशन है। इस बात पर सब हंस पड़े, सिवाय गंगा के जो खामोश थी। प्रीति ने गंगा से पूछा, गंगा, तुम्हें किसने डरा दिया है जो इतनी गुमसुम हो?
मामी जी ने भी चिंता से पूछा, गंगा, तुम्हें क्या हुआ? गंगा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मामी जी, ड्राइवर छुट्टी पर है, घर कैसे जाऊंगी, इसलिए परेशान हूं। मामी जी ने कहा, फिक्र ना करो, मुझे पता है काफी रात हो गई है, रोनित छोड़ आएगा। इस पर मैंने तुरंत कहा, जी मामी जी, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो पहले ही गंगा से बातें करने के बहाने तलाश कर रहा था। साक्षी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, मैं भी साथ चलूं? मामी जी बोली, नहीं साक्षी, तुमसे मुझे कुछ काम है। प्रीति ने तुरंत कहा, रोनित, मैं चलती हूँ आपके साथ, घर पर बेकरी का सामान खत्म हो गया है, मैं ले आती हूँ। मामी जी ने कहा, प्रीति, इस समय जरूरी नहीं है, कल ले आना। प्रीति बोली, सारा दिन समय ही कहाँ मिलता है, बस 10 मिनट लगेंगे। मामी जी ने अनुमति दे दी। चलो ठीक है, ज्यादा देर ना लगाना। बातें होते होते रात के 10 बज गए। गंगा को रसोई संभालने में काफी समय लग गया। मैंने कार निकाली। गंगा और प्रीति बाहर आए। प्रीति ने गंगा से आगे की सीट पर बैठने को कहा। गंगा बोली, नहीं प्रीति, मैं आगे कैसे बैठ सकती हूँ, आगे की जगह तो तुम्हारी है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर मुझे लग रहा है जैसे फ्रंट सीट पर तुम्हारा बैठना बनता है आज। गंगा ने एकदम से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और फिर वह चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई और प्रीति मेरे बगल में फ्रंट सीट पर आ गई। रास्ते में इधर उधर की बातें करते हुए प्रीति ने कहा, रोनित, वह गाना लगाओ ना जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा, गंगा का घर बस आने वाला है, बाद में सुन लेंगे। अब बट वो नहीं मानी, तो मैंने गाना लगा दिया। अभी गाना खत्म नहीं हुआ था कि गंगा का घर आ गया। गंगा ने हमें जय श्री राम बोलकर अलविदा कहा और चली गई। बेकरी जाते हुए रास्ते में प्रीति ने पूछा, रोनित, गंगा को क्या हुआ है आज, वह इतनी चुप क्यों थी? मैंने कहा, कुछ भी नहीं प्रीति। प्रीति ने जरा शक से कहा, कोई तो बात है, तुम बताओ ना, मैं पता लगा ही लूंगी। गंगा तुम्हारे कमरे में गई, वापस नीचे आई तो परेशान थी। उसका रंग उड़ा हुआ था। डिनर पर वह तुमसे नजरें चुरा रही थी, छिपती फिर रही थी। तुमने ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी के साथ? मैं समझ गया प्रीति को कुछ पता नहीं, वह बस अंदाजे लगा रही है। मैंने भी प्रीति को टाल दिया और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। प्रीति ने गहरी नजरों से मुझे देखा और बोली, मैं देख रही हूँ रोनित काफी बदल गए हो। मैंने कोई जवाब ना दिया और बेकरी के सामने कार रोकी। प्रीति ने बेकरी से सामान लिया और कार में रखा। फिर वह बोली, रोनित, आइसक्रीम तो खिलाओ। बेकरी के पास ही एक प्रसिद्ध आइसक्रीम की दुकान थी। मैंने कहा, अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। मैं जल्दी से गया, अपने और प्रीति के लिए आइसक्रीम लेकर आ रहा था। जैसे ही मैं कार के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि कोई 5-6 लड़के प्रीति के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरी कजन के साथ यह सब देखकर मुझसे रहा न गया। मैं करीब गया और देखा एक लड़के ने प्रीति का हाथ पकड़ लिया था। मैंने तुरंत अपनी आइसक्रीम जमीन पर फेंकी और गुस्से से उस लड़के के मुंह पर जोर का मुक्का दे मारा। वह लड़का मुंह के बल गिरा और उसका नाक मुंह लहूलुहान हो गया। मेरी हाइट लगभग 6 फुट है और बॉडी भी फिट है, थोड़ा मस्कुलर हूँ। मैं जिम जाता हूँ लेकिन नियमित नहीं, बस जब मूड हो जाए। मगर यह कोई फिल्म तो थी नहीं जिसका मैं हीरो था और सबको हवा में उड़ा उड़ा कर मारूं। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं सबको संभाल लूंगा, लेकिन तुरंत ही मेरी पीठ पर एक जोरदार लात पड़ी और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद क्या क्या पड़ा, किस किस ने मारा, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने भी 2-4 लातें चलाने की कोशिश की होगी, पर मैं अकेला था और वे 6 लड़के। उन्होंने मुझे कुत्तों की तरह मारा। मेरा नाक मुंह सब सूज गया, खूब मार पड़ी। पास खड़े कुछ लोग भागते हुए मेरी मदद को आए और मुझे छुड़ाया। वे लड़के तो मौका पाकर भाग गए। लोगों ने मुझे उठाया, मेरे नाक और होठों से खून निकल रहा था। मुझे पानी पिलाया गया। प्रीति तो बस रोए ही जा रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लोगों ने मुझे सहारा देकर कार में बिठाया। ड्राइव प्रीति ने की और मुझे घर तक लेकर आई। मैं तो बस सीट पर अधमरा पड़ा हुआ था, दर्द से बेहाल। घर पहुंचकर प्रीति ने तुरंत साक्षी को फोन किया। साक्षी और रोहिणी नीचे आईं तो मुझे इस हालत में देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। साक्षी ने परेशानी से कहा, ये क्या हुआ, आपका ये हाल किसने किया? प्रीति बोली, साक्षी, सब बताती हूँ, अभी मेरे साथ रोनित को सहारा दो। एक तरफ से प्रीति और दूसरी तरफ से साक्षी मुझे सहारा देकर मेरे कमरे तक ले गईं। दोनों ही सारा वक्त रो रही थीं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहिणी ने मुझे इस हाल में देखा तो वह भी रोने लगी। इसी दौरान मामी जी, जो अपने कमरे में सो रही थीं, नीचे से शोर सुनकर जाग गईं और भागती हुई ऊपर आईं। उन्हें लगा पता नहीं क्या हो गया है। मामी जी मेरे बिस्तर पर आईं। मेरी हालत देखकर वह भी हक्की बक्की रह गईं। घर से तो कुछ देर पहले मैं सही सलामत गया था। फिर मामी जी ने पूछा,
प्रीति, बताओ मुझे, किसने यह हालत की? कोई रास्ते में हाथापाई हुई है क्या? प्रीति बोली। सब बताती हूँ मामी जी, पहले रोनित का तो कुछ कर लूं। साक्षी ने कहा। तुम जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। रोहिणी, तुम पानी गर्म करके लाओ। प्रीति ने गर्म पानी में तौलिया भिगोकर मेरा चेहरा नरमी से साफ किया। फिर प्रीति सबसे बोली, अच्छा, रोनित को तंग नहीं करो, हाथ भी नहीं लगाना, उसे दर्द होगा। जाओ अपने चेहरे भी धो लो, रो रो कर रोनित को परेशान न करो, वह ठीक है। रोहिणी और साक्षी बिना कुछ बोले स्नानघर गईं, चेहरे धोकर आईं। फिर प्रीति खुद स्नानघर तरोताजा होने गई। इतनी देर में मामी जी आ गईं। हाथ में गर्म दूध का गिलास पकड़े हुए वह मेरे पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गईं और मुझे सहारा देकर उठाया। बोली, रोनित, दूध पी लो। मैंने कहा, मामी जी, कुछ नहीं हुआ मुझे, कल तक ठीक हो जाऊंगा। आप फिजूल में सब इतना परेशान हो रहे हो। लड़का हूं, लड़ाइयां हो जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब रख दो दूध, मैं बाद में पी लूंगा। मामी जी ने प्यार से डांटा। जिद नहीं करते बेटा। दूध ठंडा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पी लो। फिर मामी जी मुझे खुद दूध पिलाने लगी। मामी जी मुझे एक एक घूंट करके दूध पिला रही थीं। इतनी देर में प्रीति भी आ गई। वह बिस्तर के ऊपर चढ़कर मेरी दूसरी तरफ बैठ गई और मामी जी को पूरी बात बताई कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मामी जी ने आह भरी और कहा, इसीलिए मैं मना कर रही थी इतना लेट ना जाऊं, इसीलिए मैं रात को इसे घर से नहीं निकलने देती। मामी जी बहुत थकी हुई थीं, उनकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। रात के 2 बज चुके थे। प्रीति ने मामी जी से कहा, मामी जी अब सो जाओ, मैं हूं रोनित के पास। फिर मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। दर्द और थकान ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। मेरी आंख अगले दिन दोपहर में कहीं जाकर खुली। जब मैं होश में आया तो देखा साक्षी मेरे पास बिस्तर पर बैठी खामोशी से एक नॉवेल पढ़ रही थी। रोहिणी अपने लैपटॉप पर किसी से चैटिंग कर रही थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, रोहिणी, क्या समय हुआ है? रोहिणी ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी खुशी से उछल पड़ी। रोनित, आप उठ गए, थैंक गॉड। कब से इतना बोर हो रही हूं ना मैं। साक्षी ने नॉवेल एक तरफ रखते हुए कहा, भाई 2:45 हुए हैं। मैंने कहा, इतना लेट? मुझे उठाया क्यों नहीं? साक्षी ने प्यार से जवाब दिया, कैसे उठाती रोनित, आप इतना बेहोश सो रहे थे। आप इतनी देर से सोए इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने प्रीति के बारे में पूछा। प्रीति कहाँ है? रोहिणी बोली, वह भी सो रही है। मैं गई थी उनके कमरे में। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर मेरा पूरा शरीर दर्द में जकड़ा हुआ था। रात को तो मार के असर से बेहोश था, लेकिन अब दर्द अपना भरपूर असर दिखा रहा था। मेरे हाथ, पांव और विशेष रूप से मुंह पर तीव्र दर्द था। रात को कुछ मेहमान मेरी खबर लेने आए थे। मामी जी ने ही शोर मचा दिया था और परिवार के सभी लोग जमा हो गए थे। सब आकर चले गए, बस मेरी एक दूर की रिश्तेदार उर्वशी शर्मा रात रुक गई थी। उर्वशी प्रीति की बहुत पक्की सहेली है। उर्वशी के 3 भाई और एक छोटी बहन है। उम्र में वह प्रीति से भी 2 साल बड़ी है। वह प्रीति जितनी खूबसूरत और गोरी नहीं है, बल्कि थोड़ी मोटी है और उसकी रंगत गंगा जैसी सांवली है, पर उसके नैन नक्श बहुत प्यारे हैं। उर्वशी मुझे तो हमेशा बड़ी शरीफ लगती थी। अपने घर में भी साधारण ही रहती थी, इतनी कोई शरारती किस्म की नहीं थी। कुछ देर के बाद मुझे फिर से नींद आ गई। यही कोई 1 घंटे के करीब आंख लगी होगी। जब मैं सोकर उठा तो कमरे में लाइट ऑफ थी और कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे जोरों की प्यास लगी थी, गला सूख रहा था। मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने प्रीति को मोबाइल पर मैसेज किया, प्रीति, अब कहाँ हो? मेरे कमरे में आओ जल्दी। मैंने दर्द से कराहते हुए संदेश भेजा और कुछ ही देर में मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। यह प्रीति नहीं, बल्कि एक सुंदर लड़की थी जिसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। वह मेरी मामी जी की सहेली की बेटी निशा थी। निशा की उम्र 24 साल थी और वह नर्सिंग की छात्रा थी। मामी जी ने उसे मेरी देखभाल के लिए बुलाया था। निशा को देखकर मुझे कुछ सुकून मिला। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी राहत थी। रोनित, कैसी तबीयत है अब? उसने धीमी आवाज में पूछा। दर्द है बहुत, मैंने कराहते हुए जवाब दिया। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, उसने नरमी से कहा और मेरे हाथ पर हाथ फेरकर एक गरम सी मालिश दी। निशा ने डॉक्टर से बात की और फिर मुझे कुछ दवाएं दी, जिससे मुझे थोड़ी देर बाद आराम मिल गया। साक्षी जब कमरे में वापस आई तो निशा को देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। निशा ने मेरी देखभाल जारी रखी, मेरे लिए गरम सूप लाई और मुझे पिलाया। साक्षी उस सारे वक्त खामोश रही। उसकी नजरें कभी निशा पर होती और कभी मुझ पर। मुझे महसूस हुआ कि साक्षी निशा की मौजूदगी से खुश नहीं थी। 2 दिन बाद मैं काफी बेहतर हो गया था।
उसी दिन शाम को हमारे मामा जी निरंजन दास का फोन आया। उन्होंने बताया कि वह लंदन से वापस आ रहे हैं और अपनी दूसरी पत्नी अनुष्का को भी साथ लेकर आ रहे हैं। ये खबर सुनकर घर में एक हलचल सी मच गई। मामी जी ने गंगा को पूरे घर की सफाई और मेहमान नवाजी के इंतजामों के लिए कहा। प्रीति और रोहिणी तो बहुत खुश थीं, लेकिन साक्षी जरा परेशान नजर आ रही थी। मामा जी और अनुष्का मामी के आने से एक दिन पहले मामी जी ने मुझे और प्रीति को बाजार मिठाइयां लेने भेजा। रास्ते में प्रीति ने पूछा, रोनित, क्या बात है? साक्षी आजकल बहुत खामोश रहती है, क्या तुमने उससे कुछ कहा है? मैंने टालने की कोशिश की। नहीं प्रीति, कुछ खास नहीं, शायद पढ़ाई का दबाव है। प्रीति मेरी तरफ गहरी नजरों से देखने लगी। मुझे लगता है कि कुछ और बात है, तुम बदल गए हो। हम बेकरी पहुंचे, जहां तरह तरह की मिठाइयां थीं। प्रीति को एक खास किस्म की बर्फी बहुत पसंद थी। मैंने उसके लिए ज्यादा बर्फी खरीदी। वापसी पर प्रीति बोली, रोनित, तुम जानते हो, साक्षी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। वह तुमसे बहुत प्यार करती है। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। प्यार करती है? किस तरह का प्यार? मैंने पूछा। प्रीति मुस्कुराई। जिस तरह का प्यार एक बहन अपने भाई से करती है, या शायद कुछ और भी, मुझे नहीं पता। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। अगले दिन शाम को मामा जी और अनुष्का मामी हमारे घर पहुंचे। घर में खूब रौनक लग गई। हंसी मजाक और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अनुष्का मामी भी बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बात से परेशान हो। मामा जी मेरी सेहत का हाल पूछते रहे और मेरे लिए नए कपड़े और घड़ी लाए थे। उस रात मैं प्रार्थना कक्ष में बैठा था। वातावरण में घी के चिरागों की हल्की रोशनी थी। मैंने अपने मोबाइल पर भजन लगा रखे थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक युवा लड़का अंदर आया। उसका नाम अरमीत था और वह मामा जी के दूसरे परिवार से था। अरमीत की उम्र 25 साल थी और वह मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। वह एक IT कंपनी में काम करता था। अरमीत को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे उसकी आगमन की सूचना नहीं थी। नमस्ते रोनित, अरमीत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अरमीत, मामा जी का भतीजा। नमस्ते अरमीत, खुशी हुई तुमसे मिलकर। अरमीत भी मेरे साथ बैठ गया और हमने देर तक बातें की। वह बहुत होशियार था और उसे जीवन के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने बताया कि वह कुछ समय के लिए भारत आया है और हमारे साथ ही रहेगा। उसकी आगमन ने मेरी कजन्स की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। खास तौर पर रोहिणी और साक्षी अरमीत से बहुत प्रभावित हुई। उर्वशी भी हमारे साथ ही रह रही थी। वह मामी जी की सहेली की बेटी थी और कुछ दिनों के लिए हमारे घर मेहमान बनकर आई थी। उर्वशी बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी उम्र 22 साल थी। वह दिन भर अपनी किताबों में गुम रहती या फिर मामी जी के साथ प्रार्थना कक्ष में पूजा में व्यस्त रहती। एक शाम मैं और उर्वशी अध्ययन कक्ष में बैठे पढ़ रहे थे। मैं उसे भौतिकी के कुछ मुश्किल प्रश्न समझा रहा था। साक्षी अध्ययन कक्ष में आई। उसने हमें इस तरह साथ बैठे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे वापस चली गई। मुझे लगा कि साक्षी उर्वशी की उपस्थिति से भी खुश नहीं है। बाद में साक्षी मेरे कमरे में आई। रोनित, तुम आजकल मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते? उसने पूछा। उसकी आवाज में शिकायत थी। मैं बीमार था और फिर पढ़ाई भी तो है, मैंने सफाई दी। पर तुम उर्वशी के साथ तो समय बिता रहे हो। मुझे नजर आ रहा है कि तुम बदल गए हो, उसने कहा और फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी और रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसका गुस्सा और रोना मेरे दिल को तोड़ रहा था। अरमीत ने जल्द ही घर में अपनी जगह बना ली थी। वह बहुत मिलनसार था और सबके साथ हंसी मजाक करता था। एक दिन अरमीत और मैं प्रार्थना कक्ष में बैठे थे। अरमीत ने मुझे देखा और कहा, रोनित, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो। कोई बात है तो बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। मैंने उसे साक्षी के बारे में बताया, उसकी नाराजगी और मेरे दिल में उसके लिए बढ़ते हुए भावनाओं का जिक्र किया। अरमीत ने गहरी सांस ली और कहा, रोनित, यह प्यार की ही निशानी है। साक्षी तुम्हें सिर्फ भाई की तरह नहीं देखती, उसकी आंखों में कुछ और है, और तुम्हें भी उसे देखकर कुछ होता है ना? उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गया। लेकिन यह गलत है ना? वह मेरी कजन है। अरमीत मुस्कुराया। प्यार का कोई रिश्ता नहीं होता रोनित, और अगर तुम दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है तो यह गलत नहीं हो सकता। फिर अरमीत ने पूछा, गंगा के साथ क्या हुआ था? तुम कुछ दिन पहले बहुत परेशान थे जब वह तुम्हारे कमरे से चली गई थी। मैंने अरमीत को वह घटना बताई। अरमीत ने गौर से सुना और फिर कहा, गंगा की किस्मत वाकई खराब है। उसका पति उसे बहुत सताता है और इसी वजह से वह काम करती है। वह अच्छे परिवार से है, बस हालात ने उसे यहाँ ला खड़ा किया है। तुमने उसका हाथ पकड़ा, उसे लगा होगा कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो या उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो।
अरमीत की बातों ने मुझे एक नई सोच दी। मैंने महसूस किया कि मैंने गंगा को शायद गलत समझा था। अगले दिन शाम को सब भोजन की मेज पर बैठे थे कि प्रीति ने अचानक घोषणा की, मामा जी, मामी जी, मैंने फैसला किया है कि मैं अमेरिका में मास्टर्स के लिए जाऊंगी। ये सुनकर सब चौंक गए। मामा जी तो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छी बात है प्रीति, तुम अपना भविष्य बनाओ। लेकिन मामी जी और हम सब उदास हो गए। साक्षी और रोहिणी खास तौर पर प्रीति के जाने की खबर से परेशान थीं। मामा जी ने मुझे एक तरफ बुलाया। रोनित, तुम्हें प्रीति के साथ जाना चाहिए और उसे वहां सेटल होने में मदद करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मौका होगा बाहर जाकर पढ़ने का। मामा जी का यह निर्णय मेरे लिए एक और परीक्षा था। एक तरफ मेरा परिवार, साक्षी, और दूसरी तरफ एक नया भविष्य। रात को मैं अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में गुम था। साक्षी मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने रोते हुए कहा, रोनित, तुम भी चले जाओगे मुझे छोड़कर? मैंने उसे गले लगाया। नहीं साक्षी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर मेरी बातों में भी हिचकिचाहट थी। एक रात मैं प्रार्थना कक्ष में बैठा था। सामान्य रूप से भजन चल रहे थे। अनुष्का मामी भी वहां आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। वह मेरे पास बैठ गईं और देर तक खामोश रहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, रोनित, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। मैं चौंक गया। जी मामी जी। मामा जी ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। वह लंदन में व्यापार के नाम पर मुझसे पैसा लेते रहे और सब कुछ जुए में लुटा दिया। मैं अब एक मुश्किल में हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। रोनित, मैं तुम्हारे मामा जी से प्यार नहीं करती। मेरी जिंदगी एक बोझ बन चुकी है। अनुष्का मामी के आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना दी। उस रात मुझे मालूम हुआ कि मामा जी बाहर से जितने सफल दिखते हैं, वास्तव में वे अंदर से खोखले हैं। अध्याय 13, गंगा का डर और रोनित का इरादा। अगली सुबह मैं गंगा के पास गया, जो रसोई में काम कर रही थी। गंगा, मैं कल रात के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करना नहीं था। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। गंगा ने हैरानी से मुझे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। बाबूजी, मुझे लगा आप। उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं गंगा, तुम गलत समझी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और मैं तुम्हारे पति के बारे में जानता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो। गंगा ने रोते हुए मुझे धन्यवाद कहा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक और दिल जीत लिया था। मुझे पता चल गया था कि घर में अब मेरी जरूरत पहले से ज्यादा है। मामा जी का सच, अनुष्का मामी की परेशानी, प्रीति का बाहर जाने का निर्णय, साक्षी की नाराजगी और गंगा की बेबसी। मुझे सबको संभालना था और एक नए रूप में परिवार का सहारा बनना था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं प्रीति के साथ अमेरिका नहीं जाऊंगा। मेरा मिशन अब यहाँ अपने परिवार के साथ था, जहां मुझे अपने रिश्तों को संभालना था और उनकी रक्षा करनी थी। लेकिन साक्षी और प्रीति, इन दोनों के लिए मेरे दिल में जो भावनाएं थीं, वह अब मुझे और उलझा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इन सबको एक साथ लेकर चलूं। अब कहानी में आगे क्या होता है? क्या रोनित अपने परिवार को इस मुश्किल स्थिति से निकाल पाएगा? साक्षी और प्रीति के बीच उसके दिल का झुकाव किस तरफ जाएगा? और क्या वह गंगा की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकेगा? इस दिलचस्प यात्रा में रोनित के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें। अपने विचार जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।